हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएसई 142 की बुक जिसका नाम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, उसके 4th यूनिट के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले मैं 3 यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देखिए। इस यूनिट में हम 4th यूनिट लेंगे और हमारे यूनिट का नाम है भारत विदेश नीति निर्माण संस्थाएं एवं तंत्र। मतलब कि भारत की विदेश नीति में जो जो संस्थाएं और तंत्रों ने काम किया है उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति निर्माण की जटिलता के बारे में बताएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो भारतीय विदेश नीति है उसको बनाने में किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हमारी भूमिका है, भारतीय विदेश नीति का निर्माण एक लंबी व जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है जिसमें बहुत सारे लोग, संस्थाएं और विशेषज्ञ काम करते हैं जिनका अपना एक तकनीकी स्टाफ होता है और ये विदेशी मामलों के खास जानकार होते हैं। ये सभी मिलकर विदेश नीति के लिए निर्णय लेते हैं तथा अंतिम निर्णय विदेश मंत्रालय का होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें कि जो भारत की विदेश नीति है वो बनती कैसे है, उसका निर्माण किस तरह से होता है। तो उसकी जो है एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो काम करते हैं। उनका पूरा एक स्टाफ की तरह होता है और ये सब लोग जो अपनी अपनी सलाह देते हैं और जो अच्छे विदेश नीति के बारे में अच्छे जानकार होते हैं उनको ज्यादा अच्छी जानकारी होती है, वो सब लोग मिलकर एक निर्णय ले लेते हैं और फिर उसके बाद अंतिम निर्णय विदेश मंत्रालय का होता है। मतलब कि जो हमारा विदेश मंत्रालय होता है तो उसका ही अंतिम निर्णय होता है, आखिरी निर्णय। बाकी सब चाहे कितनी भी सलाहें दे दे, कोई भी निर्णय ले ले, लेकिन जब तक विदेश मंत्रालय उसको पास नहीं करता है तब तक वो जो है विदेश नीति नहीं बनती है। और स्वतंत्रता के बाद विदेश मंत्री नेहरू जी थे, वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। सो नेहरू जी जो थे वो हमारे पहले विदेश मंत्री भी थे और पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि विदेश नीति निर्माण में किन किन जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। तो भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी भारतीय विदेश नीति का निर्माण करते हैं। इनका मुख्यालय रायसेना हिल्स दिल्ली में है, दिल्ली के साउथ ब्लॉक में है। IFS भारतीय विदेश नीति निर्माण का एक हिस्सा है और अंतिम निर्णय विदेश मंत्रालय का होता है। यानी चाहे भारत हो या कोई और देश, विदेश नीति का निर्माण आम सहमति से किया जाता है। आम सहमति का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, बहुत सारे लोग मिलकर जो है एक निर्णय लेते हैं और फिर उसके बाद जो आखिरी निर्णय जब विदेश मंत्रालय जो होता है, विदेश मंत्रालय के जो लोग हैं उनको कोई निर्णय अगर अच्छा लगता है तो वो लोग उस निर्णय को पास कर देते हैं या फिर उस निर्णय पर अपनी सहमति दे देते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत सारी संस्थाएं, विशेषज्ञ जो है मिलकर विदेश नीति को बनाते हैं। उदाहरण के लिए भारत ने 20 सालों तक यूएसएसआर के साथ घनिष्ठ मित्रता रखी, लेकिन यूएसएसआर के विघटन के बाद भारत ने स्वयं को मुश्किल परिस्थितियों में पाया और फिर अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे बनाने के प्रयास किए। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा रहा है, यूएसएसआर के साथ जो है अच्छे संबंध थे भारत के, लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो फिर भारत जो यूएसएसआर था उसके भारत के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं रहे जितने के पहले थे। फिर उसके बाद भारत ने अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की। तो ये जो है परिस्थितियों के आधार पर जो है विदेश नीति बनाई जाती है और ये रहकर कि किस देश के साथ हमारे किस तरह के संबंध है। अतः ज्यादातर विदेश नीति निर्माण बदलते विश्व को ध्यान में रखकर किया जाता है। जो अभी मैंने आपको बताया, परिस्थितियों के अनुसार विदेश नीति बनाई जाती है। भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी जटिलता यह है कि बहुत बड़ी मशीनरी होने के कारण निर्णय लेने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो जब इतने सारे लोग मिलकर एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि कोई भी टॉपिक है, किसी के साथ अच्छे संबंध, किसी देश के साथ संबंध बनाना है, तो उसमें बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने फैसला, अपने अपने जो है वो आइडियाज देंगे कि हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद एक बहुत लंबा प्रोसेस चलने के बाद जो है निर्णय लिया जाता है। अतः भारत की विदेश नीति 2 स्तरों पर बनाई जाती है, बड़े स्तर पर और छोटे स्तर पर। और इस प्रक्रिया में जितने भी व्यक्ति और संस्थाएं हैं उनका योगदान समान स्तर का नहीं होता। कुछ का ज्यादा होता है और कुछ का कम होता है। कुछ बड़े ऑफिसर्स होते हैं, कुछ छोटे ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन होते सभी, सबका योगदान होता है, चाहे किसी का कम हो या ज्यादा हो, सबका होता है। अतः मुख्य व्यक्ति और संस्थाएं नीति निर्माण में बारीकियों से काम करते हैं जिससे उनकी क्षमता व योग्यता का पता चलता है।
तो उसमें जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं और संस्थाएं होती हैं, वो बहुत ज्यादा बारीकी से काम करते हैं। और इसी बारीकी से हमें पता चल जाता है कि उनकी योग्यता किस तरह की है, वो किस तरह की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जब हमारा देश अच्छी विदेश नीति बनाएगा तो हमारा देश का भी विकास होगा। जब अपने जो बाहर के देश हैं, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध होंगे, अच्छे देशों के साथ संबंध होंगे, तो पता चल जाएगा कि किस प्रकार की नीति हमारी अच्छी है या बुरी। बाकी की संस्थाएं वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, यानी अपनी स्वीकृति के लिए मुहर लगाती हैं। यानी कि वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी जो है सहमति के लिए उनकी मुहर का होना जरूरी होता है। बड़े स्तर पर विदेश नीति निर्माण में उच्च संस्थाएं व उच्च व्यक्ति शामिल होते हैं, जो देश की सरकारी प्रक्रिया और संरचना पर अपना मार्गदर्शन देते हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है, तो जो बड़े स्तर होता है विदेश नीति के निर्माण में, भारत की विदेश नीति के निर्माण में, उसमें बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, बड़े बड़े व्यक्ति, उच्च पदाधिकारी होते हैं। उच्च व्यक्ति यहाँ पर लिखा है, उच्च पदाधिकारी का मतलब है ये बड़े ऑफिसर्स, जो देश की सरकारी प्रक्रिया और संरचना पर अपना मार्गदर्शन देते हैं तथा नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इस स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण संस्था संसदीय कमेटियां हैं, जो व्यापक राष्ट्रीय हित के नजरिए से देखती हैं कि सरकार के लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो संसदीय समितियां जो होती हैं, या फिर हम कमेटी कह सकते हैं, ये लोग ही हमें बताते हैं कि सरकार के लिए क्या जरूरी है, क्या सही है, क्या और क्या नहीं है। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं भारतीय विदेश नीति के निर्माण में। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, वो यही है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माण में कौन कौन सी समितियां या फिर संस्थाएं काम करती हैं, वो हम देखेंगे। अभी तो हम जटिलताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। सभी अधिकारियों के उपायों की जांच करती है और उसके बाद स्वीकृति देती हैं। तो संसदीय कमेटियों का ये काम होता है कि वो जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो जो अपने आइडियाज दिए उनको अच्छे से जांच परख करती हैं उनकी, और फिर उसके बाद अपनी सहमति देती हैं। छोटे स्तर पर भारत की विदेश नीति का वास्तविक काम होता है और इसमें विदेश मंत्रालय आता है, क्योंकि सबसे अंतिम निर्णय जो होता है वो विदेश मंत्रालय का ही होता है। तो इसलिए विदेश मंत्रालय जो होता है वो सबसे ऊपर आता है। हर नीति सबसे आखिर में विदेश मंत्रालय के पास आती है, जिस नीति पर विदेशी मामलों में वैज्ञानिक तकनीकी संस्थाएं व व्यक्ति काम कर रहे हैं। ये सब आपसी सहयोग से काम करते हैं। तो विदेश मंत्रालय के साथ पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय काम करती है, जो भारत के विदेशी संबंधों में हित रक्षक के रूप में काम करता है। तो विदेश मंत्रालय जो है उसके साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय भी, इसमें पीएमओ भी साथ में शामिल होता है, ताकि जो है अपने जो हित हैं उनकी रक्षा कर सके, उनका संरक्षण कर सके। इसलिए, और विदेशी मामलों में जो सभी वैज्ञानिक होते हैं, संस्थाएं होती हैं, तकनीकी संस्थाएं होती हैं, सभी व्यक्ति जो होते हैं वो आपसी सहयोग से काम करते हैं। तो गाइस, ये क्वेश्चन हमारे यहीं पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है जो अभी मैंने आपको बताया था, विदेश नीति निर्माण में शामिल संस्थाओं के बारे में इसमें बात करनी है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।